नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात अपने मानसून की करते हैं। कमज़ोर हुए मानसून की अगस्त के महीने में जिस तरह से कम बारिश हुई है इतने सालों में, उस पर गौर कर रहे हैं। तो अगस्त के महीने में पिछले दिनों कहा जा रहा है 100 साल से ऊपर 112 साल से सबसे कम बारिश हुई है। देश के कई राज्यों में अगस्त में कम बारिश बताई गई। महाराष्ट्र में तो सूखे के हालात ना बने इसकी चिंता है। हमारे सहयोगियों की रिपोर्ट्स आई कि कई इलाकों में टैंकर के जरिए पानी मंगाया जा रहा है। हालांकि अब कहा जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार कि 2 सितंबर के बाद से हालात सुधर सकते हैं। तो मौसम विभाग के अनुसार इस साल अगस्त महीने में औसत से 35% कम बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई, जो अब तक के सबसे कम रिकॉर्ड बारिश है। इससे पहले सबसे कम बारिश 2005 में थी, लेकिन वो एक सेकेंड डिप माना गया। उससे 112 साल माना जा रहा है के बाद इतनी कम बारिश हुई है। औसत से 25% बारिश कम हुई है अगर हम 2005 से तुलना करें। एल नीनो फैक्टर की वजह से बारिश औसत से काफी कम हुई है। सितंबर 2023 महीने में हमारा पूर्वानुमान है, ये मौसम विभाग के निदेशक ने कहा है कि देश भर में सामान्य बारिश होगी। इसी पर बात करने के लिए देवेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कृषि विशेषज्ञ हैं। उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से समझते हैं। सर, जो एक कमज़ोर मानसून की बात है और जो अगस्त महीने में कम बारिश हुई है, आपसे समझना चाहेंगे आपका क्या आंकलन है, इसे कैसी स्थिति माना जाए? हालांकि कहा जा रहा है 2 सितंबर से हालात बेहतर हो सकते हैं। जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि सितंबर में कुछ बारिश होने की आशंका है और उनके प्रेडिक्शंस है कि भाई 2 सितंबर जैसे आपने कहा उसके बाद कई जगह पे बारिश होगी देश में। तो मुझे लगता है कि वो तो एक अच्छा संकेत है, क्योंकि हमने जैसा आपने भी कहा कि 35% अगर अगस्त में शॉर्टफॉल रहा है और ये इतना रिकॉर्ड ब्रेकिंग शॉर्टफॉल है कि जिसकी चिंता तो और फसलों पे जो असर पड़ेगा वो। जी, तो बात कर रहे थे, अभी फिक्स करते हैं वो अपना कैमरा देवेंद्र जी। तो ये चिंता की बात है कि किस तरह से बारिश हमारी कम हुई है। और आज मौसम विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 2 सितंबर से जो मानसून है वो पटरी पर आएगा, लेकिन इसका असर हुआ होगा हमारे जो कृषि, हमारे जो किसान हैं, हमारे कृषि क्षेत्र में जुटे हुए जो लोग हैं, उनके लिए परेशानी की बात होगी। और हम कोशिश करेंगे देवेंद्र जी से जुड़ने की। जुड़ गए हमारे साथ। जी देवेंद्र जी, आपका आंकलन आप बता रहे थे हमें। जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसानों को इस बार बहुत चिंता का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा महाराष्ट्र में भी जो बारिश नहीं हो रही है, महाराष्ट्र और गुजरात में। और अगर हम देखें पिछले कुछ महीने में महाराष्ट्र में अधिक बारिश हुई थी और अब बिल्कुल सूखा पड़ा है, जिसके करके हमने देखा कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में 73 फार्मर सुसाइड्स रिकॉर्ड की गई हैं पिछले 6 महीने में। यानी कहने का कि वहां पर कृषि संकट बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की बात करें तो आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर बारिश अधिक हुई है और 2 बार फ्लड्स आए हैं पंजाब में। तो और जिसके करके तकरीबन 85,000 हेक्टेयर्स का जो एरिया था उसको दोबारा ट्रांसप्लांट करना पड़ा। और वो जो दोबारा ट्रांसप्लांट थी वो अगस्त के 15 तक ही खत्म हो पाई है। तो उसमें ऑब्वियसली जो पैदावार है उस पर असर उसका पड़ेगा। लेकिन जो अच्छी खबर जो आज मिली है कि वो अगर सितंबर में बारिश होती है, ये भी हम ना भूलें, क्योंकि सितंबर में आस्ते आस्ते बारिश कम होती जाती है, क्योंकि उस टाइम हार्वेस्टिंग का टाइम भी एंड में आ जाता है। तो वो तो अच्छी बात है कि अगर वो बारिश जितनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में अगर मिल जाती है। और जहां तक कि नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज की बात उन्होंने कही है कि वहां जितनी आशा है उससे कम बारिश होगी। तो यहाँ पर तो हम एश्योर्ड इरिगेशन देखते हैं। हम ना भूलें कि पंजाब और हरियाणा में 99% और हरियाणा में तकरीबन 82% एश्योर्ड इरिगेशन है। तो यहाँ पर असर कम पड़ता है। लेकिन असली बात यह है कि जब सितंबर के महीने से जब हम अगली क्रॉप में जाते हैं रबी की फसलों में, तो उस समय एक जमीन में एक पत्थर की जरूरत होती है, यानी एक रेजिडुअल मॉइस्चर की जरूरत होती है। और वो अगर उसमें बारिश नहीं मिलती है या पानी का जो उसका अवेलेबिलिटी कम होती है, तो वो ऑब्वियसली अगली जो क्रॉप है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। और जैसा कहा गया कि एल नीनो ने अभी स्टार्ट किया है और ये आस्ते आस्ते पिकअप और करेगा। तो इस बात पे हमें वी कैन ओनली कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि भाई
अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में, सर्दियों के महीनों में ये कितना असर उसके ऊपर पड़ेगा, जो जो स्टैंडिंग क्रॉप उस समय होगी। तो मुझे लगता है कि सारा मिला के देखा जाए तो ये एक्चुअली एक ऐसा पीरियड रहा है, खरीफ भी और रबी भी, कि आई थिंक वी विल हैव टू बी डबली वॉचफुल कि हम आगे किसानों को भी और देश की खाद्य सुरक्षा पे किस तरीके का असर का एक्सपेक्टेशन हम कर पाते हैं। बिल्कुल देवेंद्र जी, अभी हम ग्राफिक्स में वो राज्य दिखा रहे हैं जहां पर कितने प्रतिशत कम बारिश हुई है। वो राज्य हैं अपने आप में, महाराष्ट्र 11% कम है जिस तरह से कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे किसानों का सुसाइड रेट बहुत रहा है। इसी साल अगर हम देखा जाए तो इतनी सुसाइड की जो जानकारियां सामने आई हैं, हमारे ग्राउंड रिपोर्ट्स जो वहाँ पे सामने हुई हैं, तो अब ऐसे में क्या किया जा सकता है? क्योंकि एल नीनो का इफेक्ट जो बताया जा रहा है, अब क्या माने, क्योंकि जो इसका खमियाजा भुगता होगा, अगर हम सितंबर में कहें बारिश हो भी जाएगी तो आगे की राह कैसी हो सकती है या क्या किया जा सकता है? देखिए, इसमें दो तीन चीजों पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अक्सर मैं देखता हूं कि जब भी बात होती है एल नीनो की या बारिश का इम्पैक्ट जो होगा, तो हम ये सोचते हैं कि या ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन पे इसका कितना असर पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन से हटकर हमें एक चीज और भी देखनी चाहिए कि किसानों पर उसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो लाइवलीहुड सिक्योरिटी उससे जुड़ी हुई है, उनका तो फ्यूचर ही उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्यों नहीं सरकार जब भी इसको एक चैलेंज लेके आती है या उसका प्लान बी को सोचना शुरू करती है, तो प्लान बी में ये भी आना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक स्टिमुलस हम कैसे किसानों को दे पाए कि वो उस क्राइसिस से उभर पाए। अब देखिए ना भैया, एक्सपोर्ट बंद करते हैं, एक्सपोर्ट के साथ साथ उस पे प्याज पे जैसे ड्यूटीज बढ़ा दी गई हैं ताकि एक्सपोर्ट ना हो पाए, इन सब का इम्पैक्ट भी तो किसानों के ऊपर पड़ता है। तो क्यों नहीं इसे सरकार जब एक्सपोर्ट बंद करती है या अलाउ और भी क्रॉप्स में आस्ते आस्ते देखेंगे कि नहीं होगा, स्टॉक लिमिट्स पे कंट्रोल आएगा, इन सब के मद्देनजर रखते हुए क्यों नहीं हम एक सिस्टम ऐसा बनाते हैं कि ऑटोमेटिकली डायरेक्ट इनकम सपोर्ट किसानों के खाते में जा सके जो उससे इम्पैक्ट होते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी है कि प्लान बी में हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई अगले आने वाले दिनों में हम बिजली की अवेलेबिलिटी खेती में और साथ में डीजल की अवेलेबिलिटी किस तरीके से उपलब्ध कराएं ताकि किसानों को कोई उसमें दिक्कत ना आए, क्योंकि आप जानते हैं कि इरिगेशन उस समय जब क्रॉप स्विंग होती है तो बहुत जरूरी होती है। तो उसके लिए ये प्लान तैयार करना पड़ेगा, अभी से तैयारी करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आने वाले दिनों में एल नीनो का इम्पैक्ट उभर कर सामने आएगा। मुझे लगता है कि अगर हम ये दो तीन चीजें देख लेते हैं तो जो आपने कहा कि किसानों की आत्महत्या है उसको भी हम उस पर कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक स्टिमुलस या जो कर्जा है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। क्यों नहीं हम कुछ दिनों के लिए वो कर्जा माफ कर दें, जैसा कि पंजाब में इतना 2 बार फ्लड्स आने के बाद भी सरकारों ने अब तक ये नहीं किया, सेंटर ने या स्टेट ने, कि हम उनका जो कर्जा है या उसके कम से कम कर्जे के इंटरेस्ट है वो भी हम माफ कर पाए। सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए तो हम हर चीज करने को तैयार रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खेती पे जब भी हम गांव में जाते हैं तो किसान हमसे सवाल पूछते हैं कि भाई हमारे लिए क्यों नहीं। तो ये जो सवाल है मुझे लगता है इसको एड्रेस करने की बहुत जरूरत है, और ये हम ना भूलें कि इस साल जो आने वाला पीरियड है उस पर हमें, जैसे मैंने पहले भी अभी कहा, कि डबली कॉशियस होने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सतर्क रहने की बिल्कुल जरूरत है। और जो कृषि क्षेत्र ऐसा है, जिस तरह से अगस्त महीने में कम बारिश हुई है, उससे अधिकतम राज्यों में फिलहाल सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। और अभी जीडीपी के ताज़ा आंकड़े आए हैं। 2022-24 की पहली तिमाही में जीडीपी दर 7.8% रही। बीते साल इस समय 13.1% थी। विकास दर, कोर सेक्टर में विकास दर रही है 6.4%, और ये 22-23 की पहली तिमाही में ये दर 11.5% रही थी। तो क्या मायने है इनका? इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अर्थव्यवस्था के लिए ये क्या संकेत? देखिए, अच्छा संकेत है, क्योंकि आप अगर जो चौथी तिमाही के जो नतीजे आए थे, जीडीपी आंकड़े आए थे 2022-23 के जनवरी से मार्च इस साल में, उसमें जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 6.1% रही थी। यानी इस साल के पहले 3 महीने में जो ग्रोथ रेट थी उससे ग्रोथ रेट बढ़कर
अब अप्रैल से जून के बीच 7.8% हो गई है। यानी अर्थव्यवस्था में, उसकी रफ्तार में, उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है, और जिसकी उम्मीद भी थी। आरबीआई गवर्नर ने भी इसका संकेत दिया था कि जो पहले क्वार्टर के नतीजे आएंगे वो अच्छे होंगे। मुझे याद है एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने भी ये बात कहा था कि Q1 के जो आंकड़े आने वाले वो हमारे अनुमान से बेहतर होने वाले हैं। कुछ देर में वित्त मंत्रालय की भी प्रतिक्रिया इस पर आएगी निधि, तो तस्वीर साफ होगी कि सरकार का अपना क्या आकलन था, और ये जो रिजल्ट्स आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स से जो पब्लिश किए हैं उनमें कितने करीब हैं, या सरकार को उम्मीद थी कि इससे भी बेहतर नतीजे आएंगे। आचार्य सिंह जो है वो 3 महत्वपूर्ण कारण बता रहे हैं। पहला ये कि केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से अर्थव्यवस्था में जो निवेश है उसमें सुधार हुआ है। ज्यादा निवेश अर्थव्यवस्था में हो रहा है, और जब भी निवेश अर्थव्यवस्था में होता है आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। दूसरा, जो कंजम्पशन डिमांड है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ती है तो उसी अनुपात में इंडस्ट्री भी अपनी प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करता है, और उसके बाद अर्थव्यवस्था में रफ्तार आती है। और आज ही कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कुछ ही मिनट पहले निधि जो आंकड़े जारी किए हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज के, जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, उसमें भी ये बताया गया है कि जुलाई 2023 में पिछले साल जुलाई के मुकाबले 8% की बढ़ोतरी हुई है। तो चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, कोर इंडस्ट्रीज हो, या पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो अब धीरे धीरे पटरी पर लौटती दिख रही है, और उसकी रफ्तार में सुधार हो रहा है। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु इस जानकारी के लिए, उन आंकड़ों के लिए। और आइए देश की बात में रुक करते हैं मुंबई का। बात मुंबई की करते हैं। आज मुंबई में विपक्ष के गठबंधन INDIA इंडिया की बैठक चल रही है, और दूसरी तरफ आपको बता इधर इस INDIA में अब तक 28 राजनीतिक दल जुड़े हैं। इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो वहां पे पहुंचे हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, इसी के जवाब में मुंबई में NDA की बैठक भी है। आज रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, और कल 1 सितंबर को NDA की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक होने जा रही है, जिसमें BJP, NCP अजीत पवार गुट और शिंदे शिवसेना गुट इसमें शामिल होंगे। तो ये 2 तस्वीरें राजनीतिक गतिविधियां महाराष्ट्र में किस तरह से बढ़ गई हैं, इस पर अपने सहयोगियों के पास जाने से पहले कुछ नेताओं को सुन लेते हैं। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि कल उन्होंने कहा जो प्रधानमंत्री पद को लेकर जो तमाम सवाल कहे जा रहे थे, विपक्ष कह रहा था कि हमारे पास तो बहुत चेहरे हैं, इनके पास कोई नहीं है। तो एकनाथ शिंदे ने भी अपना एक बयान दिया है। बहरहाल उनका ये कहना रहा है कि विपक्ष के अनेक चेहरे हैं, वो रावण के होते हैं, हम तो राम भक्त हैं। लेकिन संजय राउत और संबित पात्रा जो हैं उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। जैसी जैसी हमारी इंडिया की एक्शन और कार्रवाई और बैठकें बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे देश में महंगाई कम हो जाएगी दर की वजह से। तो जिस तरह से जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, हाँ, ये पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे अलायंस में घबराहट हो गई। हाँ, 2024 में हम इंडिया जीतने जा रही है। अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जानते हैं कि GM की मीटिंग मुंबई में हो रही है। GM मतलब घमंडिया मीटिंग, ये आज मुंबई में है। तो स्वाभाविक रूप से आज टेलीविजन पे काफी चर्चे ये जो विपक्षी दल की मीटिंग है इसको लेकर हो रहा है। मित्रों, आप अगर सही मायने में देखेंगे तो वास्तविक रूप में ये जो म्यूजिकल चेयर विपक्षी दलों के बीच में चल रहा है, इसके विषय में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर म्यूजिकल चेयर के शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस प्रकार के विपक्ष की मीटिंग का अनुभव आप लोगों के लिए, देश के लिए और हमारे लिए कोई नया नहीं है। नीतीश कुमार, ये तस्वीरें वहां से आ रही हैं। हमारी सहयोगी शिवानी ने हमें बताया कि ये ताज़ा तस्वीरें हैं वहाँ की, और अगर इनमें से नीतीश कुमार बोलते हैं तो हम सुनने की कोशिश करेंगे। तब तक हम तेजस्वी यादव से हमारे सहयोगी सोहित मिश्र ने बात किया, ये वही सुना देते हैं। मुंबई में हो रही इंडिया की बैठक के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और साथ ही साथ वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव यहाँ पर दिख रहे हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव यहाँ पर अलग अलग जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी, सिर्फ एक सवाल सर पूछना चाहेंगे। DCM सर,
डीसीएम सर, एक ही सवाल, जो पहली बैठक हुई वो पटना में हुई, जो दूसरी बैठक थी वो बेंगलुरु में हुई, अब जो मुंबई में तीसरी बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज यहाँ पर आप लोगों के एजेंडा में क्या कुछ? नहीं, बैठक होगी और आपको पता है अगस्त के महीने में ही पिछले बार जब हम लोगों की सरकार बनी थी बिहार में, तभी ये हम लोगों ने बात कही थी कि देश भर के ऑपोजिशन को एक करना है। अब तीसरी बैठक बॉम्बे में है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आने वाला जो चुनाव होगा उसको देखते हुए हम लोग जो है निर्णय जो है वो लेंगे कि आगे कैसे हम लोगों को बढ़ता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर कहा जा रहा है कि फैसला किया जाएगा। बहुत सारी चीजें एजेंडा है वो आएगा सामने। बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मुंबई में है, कह रहे हैं ऐसी कई चीजें हैं जिस पर चर्चा की जाएगी, आगे की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही साथ उनके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं। वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव वो फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं और ये जो उनका जो पूरा परिवार है वो मुंबई पहुंचा हुआ है। और यहाँ सर अब ये ग्रैंड हयात जा रहे हैं जहां पर इनकी जो बैठक है वो हो रही है। तो आरजेडी के भी बड़े नेता हैं, साथ ही साथ जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो भी मुंबई पहुंचे हुए हैं और ग्रैंड हयात में अब जो बैठक हो रही है वहां पर वो जा रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ रोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और आइए सीधे चलते अपने सहयोगी सुनील सिंह के पास। रौनक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले सुनील जी आप ही बता दीजिए आप कहां पर हैं और क्या गतिविधियां इस समय हो रही हैं मुंबई में? निधि, मैं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे हूँ, जहाँ पर कि सभी जो पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं अपने अपने राज्यों के, वो यहाँ पर आ रहे हैं। सुबह से नेताओं के आने का सिलसिला लगा हुआ है इंडिया अलायंस की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। और अभी जो है नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका वक्त है और वो यहाँ पर आ चुके हैं, जो जानकारी मिल रही है। तो इसके पहले केजरीवाल आए थे, वो दूसरे गेट से गए हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी यहीं पर उतरी और यहाँ से होकर फिर वो होटल ग्रैंड हयात गए हैं। तो सभी नेता जो बड़े नेता थे, अखिलेश यादव हैं, वो वीआईपी गेट से बाहर निकले थे। तो सुबह से ही हम देख रहे हैं, जो आप मेरे पीछे सुन रहे होंगी, ढोल ताशे बज रहे हैं। देखिए ये काफिला है, ये नीतीश कुमार का काफिला यहाँ से निकल रहा है। अभी ये उतरे हैं और ये यहाँ से सीधे जो है कि ग्रैंड हयात होटल जाएंगे, जहाँ पर कि मीटिंग रखी हुई है। देखिए इस कार में नीतीश कुमार दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये मान सकते हैं कि अब जितने भी बड़े नेता, तकरीबन 6 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें इसमें आमंत्रित किया गया था, जो इसमें शामिल हो रहे हैं वो सभी के सभी आ चुके हैं। केजरीवाल इसके पहले ही मुंबई पहुंच चुके हैं। बाकी जो ममता बनर्जी जो हैं वो कल ही आ गई थी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। तो ये लगभग सभी नेता जो भी इंडिया अलायंस की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, जो 28 जो पार्टियां बताई जा रही हैं उसमें 63 जो नेता बड़े आ रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री हैं, अपने अपने दलों के बड़े नेता हैं, प्रमुख अध्यक्ष हैं। अब लगभग सभी के सभी पहुंच गए हैं, मानकर चल सकते हैं। कुछ 1-2 अभी रह गए होंगे, वो भी आ जाएंगे, क्योंकि अभी 6 से 6:30 तक जो है कि सभी जो नेता हैं उनके स्वागत का समय रखा गया है। वहाँ पर स्वागत किया जाएगा। इस मीटिंग के होस्ट जो हैं वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं। महाविकास आघाड़ी हालांकि पूरा इस मीटिंग के आयोजन कर रही है। 8 बजे उस स्वागत के बाद एक इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक मीटिंग होगी, लोगों में चर्चा होगी, क्योंकि कल महत्वपूर्ण जो दिन है वो कल है। कल जो सभी महत्वपूर्ण विषय हैं उस पर गहन चर्चा करनी है, एजेंडा तैयार करना है, सीट शेयरिंग पर चर्चा करनी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना है। इस पूरे इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, चेहरे की बात आ रही है। हालांकि चेहरे की बात पर अभी गठबंधन कुछ बोल नहीं रहा है, नेता कुछ बोल नहीं रहे कि एक चेहरा कौन होगा, ये बहुत मुश्किल काम है और यही पेच फंसा हुआ है दरअसल। इसीलिए संयोजक की बात की जा रही है और अब ये कहा जा रहा है कि हम सामूहिक नेतृत्व की बात करेंगे। यहाँ पर एक चेहरा क्यों होना चाहिए, जैसा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चेहरा है और कोई चेहरा नहीं है, तो एक चेहरा नहीं होना चाहिए, सामूहिक चेहरे की बात। ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एक साझा चेहरा होना चाहिए और इसी पर ही कटाक्ष चल रहा है। रौनक भी हमारे साथ मौजूद है। रौनक, आप कहां पर हैं और किस तरह की गतिविधियां, क्या विपक्षी खेमे से निकल कर आ रहा है इस समय? रौनक, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, किस तरह की अभी तक क्या अपडेट है वहां से, जो बैठकें हुई हैं या मुलाकातें हुई हैं उस पर?
जी देखिए, मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर बाद उद्धव ठाकरे भी यहां पर पहुंचेंगे और औपचारिक तौर पर सभी का जो है स्वागत होगा। उसके बाद एक ग्रुप फोटो जो है वो यहां पर ली जाएगी और उसके बाद अनौपचारिक बैठक के बाद जो उद्धव ठाकरे की तरफ से आज सभी जो यहां पर इंडिया बैठक में शिरकत करने के लिए नेता देश भर से यहां पर पहुंचे, उनके लिए डिनर का आयोजन जो है वो किया जाएगा और कल प्रमुख बैठक जो है वो होनी है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि संयोजक पद को लेकर अब भी कई नेता जो है आपस में इस विषय पर बात करते हुए दिख रहे हैं। हमें जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, भले ही जो प्रपोज एजेंडा है उसमें इस बात का जिक्र ना किया हो, लेकिन संयोजक किसे बनाया जाए इसको लेकर निश्चित तौर पर मुंबई में होने वाली जो कल इंपॉर्टेंट बैठक है उसमें इस बारे में प्राथमिक तौर पर जो है वो चर्चा होगी। शरद पवार का नाम भी जो है वो रेस में फिर एक बार यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। हमने देखा कि जिस वक्त ये गठबंधन बनने की बात चल रही थी उस वक्त भी शरद पवार को लेकर इस तरह की बात सामने निकल कर आ रही थी कि शरद पवार को जो है वो इस इंडिया अलायंस का मुख्य तौर पर संयोजक बनाया जाए, क्योंकि शरद पवार में क्वालिटीज है कि वो सभी छोटी पार्टियों को एक छतरी के नीचे लाने का मादा रखते हैं और इसीलिए फिर एक बार ये बात सामने निकल कर आ रही है कि शरद पवार को इस जिम्मेदारी जो है वो सौंपने को लेकर कई राजनीतिक दल जो है प्रस्ताव रख सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या शरद पवार ये जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है, क्योंकि एक तो उनकी पार्टी में जितनी बड़ी फूट देखने को मिली है, उन्हें अपने घर में ही पहले काफी लड़ना पड़ रहा है, जुड़ना पड़ रहा है और ऐसे में इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर वे संभालते तो क्या वो निभा पाने के लिए तैयार है? ऐसे कुछ सवाल है जिसका जवाब जो है कल की बैठक में सामने निकल कर आएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रौनक आपका, और इन बैठकों पर हमारी भी नज़र लगातार बनी रहेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। 2024 में बीजेपी के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने की विपक्ष की जो पहेली उत्तर प्रदेश में आकर एक तरह से उलझ जाती है। बीएसपी नेता मायावती ने कल ही साफ कर दिया है कि वो ना इंडिया के साथ जा रही हैं और ना ही एनडीए के साथ जा रही है। लेकिन मायावती का अपना गेम प्लान क्या है, देखिए एक रिपोर्ट। मायावती जी नक्की कोणाच्यावर एकत्रित जाण्याची भूमिका घेणार आहेत। आम्हाला असं दिसतंय की काही वेळेला भारतीय जनता पार्टीशी सुद्धा त्यांनी सुसंवाद ठेवलेला आहे। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक मुंबई में चल रही, जिसके होस्ट हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार। शरद पवार ने मायावती को बैठक में ना बुलाए जाने के सवाल पर इशारा किया कि मायावती बीजेपी के साथ है, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती नाराज हो गईं। मायावती ने शरद पवार के बयान पर तुरंत ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी और विपक्षी गठबंधन दोनों को गरीब और पिछड़ों का विरोधी बताया। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीपति नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अतः मीडिया से अपील, नो फेक न्यूज प्लीज। हमारे बगैर 80 किसी की नहीं आ सकती। हम 13.5% लेके खड़े हैं। अगर इधर होगी तो 80 आपकी होगी और गठबंधन में दूसरी तरफ पहुंच गए तो 60 से ज्यादा गठबंधन की हो गई। लेकिन कुमारी बहन मायावती जी साफ कर चुकी हैं वो अकेले लड़ेंगी। 2024 में अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही मायावती ने 2019 लोकसभा चुनाव में अपने धुर विरोधी सपा यानी अखिलेश यादव से हाथ मिलाया था। फिर भी 80 में 10 सीटें ही वो जीत पाई थी। नतीजों के तुरंत बाद मायावती ने अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ लिया। 2022 का विधानसभा चुनाव मायावती अकेले लड़ी और बुरी तरह हारी। उन्हें यूपी विधानसभा की 403 में से सिर्फ 1 सीट भर मिली। पिछले दिनों कई बड़े फैसले ऐसे किए मायावती ने जो भाजपा के पक्ष में थे, मोदी सरकार के पक्ष में थे, तो उनका वोट बैंक सिकुड़ता जा रहा है और ये धारणा कि वो बीजेपी की बी टीम में मायावती को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। और मुझे लगता है कि अगर मायावती अकेले लड़ने का फैसला लेती हैं तो ये उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। अब देखना ही होगा कि मायावती क्या क्या रणनीति अपनाती हैं। भले ही मायावती कांग्रेस के खिलाफ जहर उगल रही हो, पर कांग्रेस मायावती पर अपने तेवर नर्म रखे हुए है।
सूत्रों की माने तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यूपी में बहन जी को गठबंधन के लिए कई बार संदेश भेज चुका है। अब देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व बता पाएगा। मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है। मेरा बस यही आग्रह होगा बहन मायावती जी से, बाकी लोगों से, कि वो सभी लोग जो समाज की स्थितियां उसको देखते हुए वो आना चाहिए इंडिया गठबंधन में, और बाकी चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व से बात चल रही होगी तो उसकी मुझे जानकारी नहीं। फिलहाल बहन जी राजस्थान और मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने जा रही हैं। वो कांग्रेस पर तीखा हमला बोल रही हैं। पिछले विधानसभा में बसपा के 6 विधायक राजस्थान में जीते थे, जिन्हें कांग्रेस ने तोड़ लिया था। बहन जी की मन की बात बहन जी जानती हैं, और लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, देखते हैं कि बहन जी का क्या रुख होगा। अगर एक एकजुट विपक्ष बनता है उत्तर प्रदेश में, बसपा, सपा, कांग्रेस और लोकदल, तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। लेकिन फिलहाल अभी तक बहन जी एकला चलो की राह पर है। लेकिन फिर वही बात कि बहन जी के मन में क्या है, वो बहन जी के अलावा किसी को नहीं मालूम। सहयोगी एजे जोसेफ के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब दिल्ली की एमसीडी से जुड़ी हुई बात। एमसीडी के पार्षदों को अब सदन की बैठक में शामिल होने पर मिलेगा 25,000 रुपये प्रति बैठक के लिए भत्ता। अभी तक ये राशि केवल 300 रुपये प्रति बैठक रही है। एमसीडी सदन की बैठक में पार्षदों का भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन महीने में 1 लाख रुपए से ज्यादा का भत्ता पार्षदों को नहीं मिलेगा। तो बैठक में शामिल होने के लिए 300 से अब 25,000 रुपये मिलेंगे। बात कावेरी नदी के जल को लेकर। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों की सरकारों की नजर रहेगी, जहां यह तय होगा कि हर रोज कितना पानी मौजूदा हालात में तमिलनाडु को मिलेगा। कर्नाटक फिलहाल 5,000 क्यूसेक पानी दे रहा है, जबकि तमिलनाडु 24,000 क्यूसेक पानी की मांग कर रहा है। कावेरी नदी में पानी की कमी के बावजूद तमिलनाडु को पानी दिए जाने की वजह से कर्नाटक में किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के 5 सितारा होटल्स में G20 के मद्देनजर खाने की खास तैयारी हो रही है। ये साल मिलेट्स वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है और इसी के चलते G20 मिलेट्स थाली को खास तौर पर तैयार किया गया है। एक खास रिपोर्ट। विदेशी मेहमानों के खाने की टेबल पर 100 से ज्यादा देसी विदेशी पकवान रहेंगे, लेकिन सबसे खास होगी G20 मिलेट थाली, जो G20 के लिए खास तौर पर तैयार की गई है। बाजरा, रागी, ज्वार और तिल जैसे मिलेट से कैसे स्टार्टर से लेकर खाना तक तैयार हो रहा है, इस बारे में हम मिले रोजेट 5 सितारा होटल के चीफ शेफ गगनदीप से। इसमें बिल्कुल भी कोई भी दाल का, अनाज का और चावल का यूज बिल्कुल भी नहीं है। 100% मिलेट बेस्ड थाली है। तो सर दिख रही है हमें। दाल में बिल्कुल भी दाल नहीं है सर। अच्छा। तो इसमें हम 5 तरीके के मिलेट्स यूज करें हमने, हाँ। जो कि बहुत फेमस है। बाजरा है, ज्वार है, रागी है, हाँ। सर बानियार्ड मिलेट है और कोडो मिलेट है। अच्छा। तो ये 5 तरीके की दाल को हमने बॉईल करके, बाकी तरीका पूरा दाल का बनाने का ही है। अच्छा। बस इसमें दाल नहीं है। इस थाली में कई तरह के पकवान हैं, मिलेट से बनी मिठाइयां भी हैं। तो ये मिलेट्स का ही कमाल है कि आमतौर पर मिठाई सेहत के लिए लोग अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा मिठाई नहीं खाना चाहिए, बट अगर मिलेट्स की मिठाई कहीं आपको मिले तो उसको ज़रूर खा के आप देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि G20 में मिलेट्स क्यों शोकेस के तौर पर पेश किया जाएगा। भारत की पहल पर इस साल को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। मिलेट्स की पैदावार कम पानी और कम खाद से होने की वजह से इसे इको फ्रेंडली माना जाता है। मिलेट्स G20 स्पेशल जो थाली है उसको लॉन्च किया गया है और भारत की कोशिश यही है कि मिलेट्स के जरिए जो भारत की प्राचीन खाने पीने की संस्कृति है उसको भी इस G20 के बैठक में शोकेस किया जाए।
मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इसी खबर के साथ देश की बात में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एनडीटीवी इंडिया पर।